अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में मधुरता नहीं रही, जिसकी वजह से भारत अपनी आर्थिक नीतियों के तहत अपने पड़ोसी देशों के साथ में संबंध और ठीक करना चाहता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन पहुंचे हैं। ये उनकी चीन यात्रा 7 साल बाद हो रही है। इससे पहले वे जापान के दौरे पर थे, जहां भारत और जापान के बीच 13 अहम समझौते और घोषणाएं हुई, जिनसे दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा मिली है। लेकिन असली नज़र अब चीन पर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी। इस दौरे को खास माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत अमेरिका संबंधों में अचानक खटास आ गई है। ऐसे माहौल में भारत का झुकाव अपने पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय मंचों की ओर बढ़ना स्वाभाविक है। SCO, जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान समेत 10 सदस्य शामिल हैं, अब भारत चीन रिश्तों को आगे बढ़ाने का अहम मंच बन सकता है। यही वजह है कि तियानजिन में मोदी और शी जिनपिंग की 2 द्विपक्षीय मुलाकातें तय हुई है। यह सिर्फ शिखर सम्मेलन नहीं, बल्कि रिश्तों में नई संभावनाओं की खोज भी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जापान में हुए समझौते और अमेरिका से तनाव के बीच चीन की इस यात्रा से भारत को क्या मिलेगा? क्या भारत अपने पड़ोसियों के साथ नए समीकरण बना पाएगा? इन तमाम सवालों को और गहराइयों से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार शिशिर सिन्हा जी, जो बताते हैं कि मोदी का ये तियानजिन दौरा भारत के लिए आर्थिक तौर पर कितना सही है और कितना ज़रूरी है। आज भी PM जापान के दौरे पे जा रहे हैं। उसके अलावा चाइना के बाद इसके बाद चाइना का दौरा है। क्या लगता है कि चाइना के साथ जो संबंध है हमारे और जो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है वो अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो क्या भारत आगे बढ़ सकता है इस डिस्प्यूट के साथ में? दोनों बढ़ेंगे। देखिए, भारत को भी मालूम है कि चीन से जैसा कच्चे माल की बात हम कहें, अब जैसे अभी रेयर अर्थ की बात है, मैग्नेट की बात है, आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आपको वो काफ़ी बड़ी मात्रा में चाहिए और वो उसकी एक ग्लोबल शॉर्टेज चल रही है। चाइना उसका बहुत बड़ा सप्लायर है, तो हमको वो चाहिए। हमने API का ज़िक्र किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सामान हैं इलेक्ट्रॉनिक रॉ मटेरियल्स में, जैसे आपको चिप की बात करें। अब चिप में ताइवान भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमको चीन की भी ज़रूरत होती है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे उद्योग में जो है जहाँ पर चीनी मशीनरी लगी हुई है, हम यदि उन वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, वहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं, हम उनके लिए आना जाना आसान कर सके, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जहाँ पर कामकाज प्रभावित होता रहा है उनके एब्सेंस में, उसमें सुधार हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये दौरा जो है जापान से तो है ही महत्वपूर्ण, चीन के साथ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लिए चीन और रूस के साथ अगर संबंध बेहतर बनते हैं तो अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ने के बाद जो व्यापारिक नुकसान है उसका कुछ हद तक जो है वो हमारे लिए भरपाई करना संभव हो सकेगा। जापान के दौरे में क्या कुछ खास भारत के लिए हो सकता है इस पर? जापान के दौरे में निवेश के ऊपर ज़्यादा बातचीत होगी और ये भी है कि जापान हमारे यहाँ चूँकि कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में मेट्रो प्रोजेक्ट्स में जापान की हिस्सेदारी है। मेट्रो के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। कई इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जापान निवेश करना चाहता है। तो इस पूरे दौरे में उम्मीद यह है कि जापान बड़े पैमाने पर भारत में निवेश करने का ऐलान करेगा और इसके संकेत ये भी मिल रहे हैं कि कुछ नई परियोजनाओं को लेकर के भी उनकी ओर से निवेश का ऐलान हो सकता है। तो ये कुछ खास जापान से रहेगा जी। और चाइना से भी आपने बता ही दिया। चीन के साथ जैसा हमने कहा कि व्यापारिक में और ख़ास तौर पे ये देखना है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है या इंजीनियरिंग जो सपोर्ट है, टेक्नीशियंस का सपोर्ट्स है, वो सपोर्ट्स हम कैसे उनसे कंटिन्यू कर सकें। चूँकि अभी भी कई तरह की हमने बंदिशें चीन के ऊपर लगा रखी है, उन बंदिशों को ख़त्म करने के बजाय हम कहें कि थोड़ा अगर उसमें हम रियायत दें तो ये दोनों देशों के हित में होगा। उत्पाद को बहुत नुकसान पहुंचता है, उस पर भारत सरकार क्या करेगी? नहीं, अब वो संभव नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में सीमा शुल्क के लिहाज से या जिसको एक व्यवस्था कहते हैं एंटी डंपिंग है, तो एंटी डंपिंग टैरिफ लग जाता है। तो इसलिए चीन की डंपिंग जो है, जो काफ़ी ज़्यादा होती रही है, वो काफ़ी कम हुई है।
हाँ, वही मैंने कहा कि हम लोग जब चीन और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को देखते हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ उनका कौन-सा सामान आ रहा है। अगर हमारे पास कच्चा माल ज़्यादा आ रहा है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर तैयार माल ज़्यादा आ रहा है, तो वो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। उसको लेकर के कई उपाय किए गए हैं, ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि एंटी डंपिंग टैरिफ लगाया गया है या एडिशनल टैरिफ लगाए गए हैं, कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं, तो उससे उसके ऊपर कुछ असर पड़ा है। लेकिन जो कच्चे माल है उसको लेकर के हम कोई समझौता नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारा उद्योग प्रभावित होगा। अभी भारत लगातार बात कर रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि देश को क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। इस तरफ भारत कितना कदम बढ़ा चुका है और कितना और बढ़ाना है? कब तक समय, कितना समय लगेगा इसमें? पहली बात ना, आत्मनिर्भरता को लेकर के बड़ी भ्रम की स्थिति होती है। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं कि आप विदेश से पूरी तरह से संबंध तोड़ लें। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सामान है, उसका उत्पादन आप अपने यहाँ कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर एक, जैसे मैंने दवा का बार-बार ज़िक्र किया कि दवा उद्योग हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकसित हो रखा है। अब उस दवा उद्योग के लिए हम एपीआई हम कहें कि नहीं, हम चीन से नहीं लेंगे, तो आपकी दवा उद्योग बैठ जाएगी। तो आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि आप उत्पादन बढ़ाएँ, आप उत्पादन की क्षमता को बढ़ाएँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान के मामले में, सेवाओं के मामले में विदेशों पर निर्भरता कम करें। लेकिन ये कहना कि हम पूरी तरह से उसको ख़त्म कर देंगे और बिल्कुल संबंध तोड़ लेंगे, ये आत्मनिर्भरता की परिभाषा नहीं हो सकती, बल्कि उसमें जो आत्मनिर्भरता है वो प्रभावित हो सकती है, जैसा मैंने 1-2 क्षेत्र का आपसे ज़िक्र किया। अब रहा सवाल कि हम इसमें कितना आगे बढ़े हैं। आप देखिए, कई मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसमें काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। अब गाड़ियों की आप देखिए, ऑटोमोबाइल के मामले में हम बड़े पैमाने पर यहाँ से अब निर्यात कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ 1-2 कंपनी होती थी, अब कई कंपनीज़ हैं और जो बड़ी कंपनी है दुनिया की और देश की, वो यहाँ से निर्यात कर रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे पेट्रोल या डीज़ल बेस्ड गाड़ियाँ हों। ये भी तो हमारी आत्मनिर्भरता है। वो आपकी गाड़ियाँ वहाँ जा रही हैं तो वो मेड इन इंडिया के नाम से जा रही हैं। तो यहाँ पर जो ज़रूरत है वो तो पूरी हो ही रही है और उसके अलावा आप बड़े पैमाने पर यहाँ से निर्यात भी कर रहे हैं। तो कुछ कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आर्थिक गतिविधियाँ ये नहीं है कि आपने ये कर लिया और रुक गए। ये एक निरंतर है, प्रवाह की बात है, फ्लो की बात है और मुझे लगता है कि लगातार उसमें बदलाव हो रहे हैं और अगले 3 से 5 सालों में हम और काफ़ी क्षेत्रों में जो हम देखेंगे, जैसे आपका सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी उसमें हम काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं आयात के ऊपर। अब हमारे देश में 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल हो चुका है और इस साल के अंत तक अपना भारत का पहला सेमीकंडक्टर जो है, वो बाज़ार में आने की उम्मीद है। तो इस तरह के प्रयास चल रहे हैं और आप देखेंगे कि एक समय में 3 से 5 साल का जो समय है, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा स्वदेशीकरण कह लीजिए, आत्मनिर्भरता कह लीजिए, उसमें हासिल कर पाएँगे। तो साफ है कि पीएम नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा सिर्फ एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति का वो मोड़ है जहां जापान, चीन और रूस जैसे बड़े पड़ोसियों के साथ रिश्ते नए रूप से सामने आ सकते हैं। अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच ये दौरा आने वाले दिनों में भारत की रणनीति और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.